तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही जो हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्म 6 सेमेस्टर में चल रही थी। तो यहाँ पे देखिए लास्ट की जो वीडियो थी ना उसमें हमने कवर करा था पेनिसिलिन के बारे में, जो कि सारा कुछ कवर करा था। तो आपने उस वीडियो को जरूर से देख लेना ताकि आज की वीडियो आपको ईजिली समझ आ जाए। तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के चेक कर सकते हैं पूरी प्लेलिस्ट। एंड अब देखिए आज जो हम कवर करने वाले हैं वह हमारा सेफेलोस्पोरिन, जो कि लॉन्ग में पूरा क्वेश्चन बनता है 10 मार्क्स में। आइए मैं आपको क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये जो है ना एक बार यहाँ पे पूछा गया था, जैसे कि ये जो है आया था कि डिस्कस इन डिटेल अबाउट सेफेलोस्पोरिन विद सुटेबल एग्जाम्पल, जो कि 10 मार्क्स में है। तो या तो सेफेलोस्पोरिन आता है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक से, या फिर पेनिसिलिन पूछा जाता है, यानी कि कोई एक ही आता है। तो सेफेलोस्पोरिन का यहाँ पे आपने ना स्ट्रक्चर बताना होगा, उसका नोमेनक्लेचर, उसका क्लासिफिकेशन, उसका सार एंड मोड ऑफ एक्शन वगैरह। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में। एंड बाकी जो हैंड रिटन नोट्स हैं इनको आप फार्मेसी वाले ऐप से ही डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना, या लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में कि कैसे आपने डाउनलोड करना है। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं कि सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक क्या है। सिंपल देखें तो सेफेलोस्पोरिन प्लस एंटीबायोटिक, सेफेलोस्पोरिन जो वर्ड है ना, ये जो नेम है ये एक फंगस के नेम से आया है, जहाँ पे सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। तो जिस फंगस से सबसे पहले डिस्कवर किया गया था उस फंगस का नाम है सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। तो जिस साइंटिस्ट ने इसको खोजा था सबसे पहले, तो उसी फंगस के नेम पे इसका नाम भी सेफेलोस्पोरिन पड़ गया। जैसे कि पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से मिली थी, उसका नाम भी उसी फंगस से ही पड़ गया, तो सेम ऐसे ही। एंड बाकी एंटीबायोटिक आप जानते ही हैं, एसिड है जो कि बैक्टीरिया को किल करती हैं, वो हमारी एंटीबायोटिक कही जाती हैं। अब सिंपल कैसे डिफाइन करोगे कि सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक वो सारी एंटीबायोटिक होती हैं जो कि बीटा लैक्टम की रिंग कंटेन करती हैं। देखो हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंदर आ रही है, मतलब कि इनकी स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम की रिंग होगी। ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया था। तो ये इनमें भी बीटा लैक्टम की रिंग प्रेजेंट होती है। एंड ये सबसे पहले जो डिस्कवर की गई थी सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम फंगस से ऑब्टेन की गई थी। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि जो हमारी एंटीबायोटिक जो होती है ना, ये बैक्टीरिसाइडल होती है, यानी कि कंप्लीटली बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। सेम सारा कुछ ऐसा ही होने वाला है जैसे कि पिछली वीडियो में आपने पेनिसिलिन का देखा था। पेनिसिलिन की तरह ही ये काम करती है, और पेनिसिलिन के ही जैसे इसके यूजेस हैं, और पेनिसिलिन के जैसे ही ये मतलब कि टाइप के बैक्टीरिया को किल कर पाती है। भाई डिफरेंस ये है, इसकी स्ट्रक्चर अलग है, और ये अलग सोर्स से मिली है, अलग फंगस से मिली है, और अलग इसका सार होने वाला है। ठीक है, बाकी देखिए बात करते हैं थोड़ी इसकी हिस्ट्री के बारे में कि यहाँ पे जो साइंटिस्ट आप देख रहे हैं ना, यह है ग्लोस्पे ब्रोटजो, जो कि एक इटली के साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ही सबसे पहले सेफेलोस्पोरिन को डिस्कवर किया था। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई गंदी नाली का इमेज है, यानी कि इन्होंने ना एक गंदी नाली सी थी। ये बात है मतलब कि इटली के पास में एक छोटा सा शहर है या देश है सार्डिनिया, वहाँ पे ये ना अपना वर्क कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। तो उन्होंने ना इस नाली जैसी जो जगह थी वहाँ से सबसे पहले इस फंगस को, यानी कि जो फंगस का जो नेम है वो है सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम, इस फंगस को सबसे पहले आइसोलेट किया था नाली से। देन उस पर रिसर्च करके कि ये फंगस क्या चीज़ रिलीज़ करता है, तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पे ये जो है एक एंटीबायोटिक को रिलीज़ करता है जो कि बैक्टीरिया को ही किल करने का काम करती है। तो लिखना है कि सेफेलोस्पोरिन सबसे पहले डिस्कवर की गई थी सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम फंगस से, जो कि एक इटली के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ग्लूस्पे ब्रोटिसू। उन्होंने 1945 में इसको डिस्कवर किया था। लेकिन 1945 में ही जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 था वो ख़त्म हो गया था। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पेनिसिलिन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था मतलब कि इसमें वर्ल्ड वॉर 2 में। तो उस टाइम पे ना पेनिसिलिन का ही हर तरफ जिक्र हो रहा था, उसकी ही बातें चल रही थी। तो उस टाइम पे जब इन्होंने इस सेफेलोस्पोरिन को खोजा तो इनके काम पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे इसकी बहुत सारी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि कई टाइप के बैक्टीरिया को किल करने का काम करती हैं। तो बहुत दिनों बाद इनकी रिसर्च पे, इनके डिस्कवरी पे बाद में ख्याल किया गया। तो ये थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री होगी। और ये फंगस सबसे पहले जो सेफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम है, ये आइसोलेट किया गया था सीवेज, जो कि एक मतलब खाई है या बोल तो एक नाली थी, कहाँ पे सार्डिनिया में, जो कि इटली के पास में है। तो इतना आपको क्लियर होगी इसके बारे में। एंड इसके बाद देखिए बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेफेलोस्पोरिन की। सेफेलोस्पोरिन की बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो यहाँ पे सिंपल लिखा है कि सेफेलोस्पोरिन कंटेन बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड विद डाईहाइड्रोथायाजिन रिंग। देखिए जैसे कि पेनिसिलिन की आपने स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में देखी थी, अच्छे से समझा था सारा कुछ। तो यहाँ भी बीटा लैक्टम की रिंग होगी, जो कि आपकी बार ना 6 मेंबर्ड रिंग के साथ फ्यूज़ है। पहले जो रिंग थी ना वो आपकी 5 मेंबर्ड रिंग के साथ फ्यूज़ थी पेनिसिलिन के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे, जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये आपकी बीटा लैक्टम की रिंग सेम वही है। ये यहाँ पे पेनिसिलिन में पाँच मेंबर्ड रिंग है, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर्ड रिंग थी। लेकिन आपकी बार जो यहाँ पे जो है ये 6 मेंबर्ड रिंग है।
जिसको हम यहाँ पे डाईहाइड्रोथायाजीन बोलते हैं। डाईहाइड्रो यानी कि यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन है जो कि शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे शो कर दिए हैं, यानी कि डाईहाइड्रो। बाकी यहाँ पे आप देखोगे थाया बोले तो सल्फर और एजा बोले तो नाइट्रोजन, और डबल बॉन्ड है तो इसको हम बोल रहे हैं डाईहाइड्रोथायाजीन। क्लियर हो गया, क्योंकि बीटा लैक्टम के रिंग के साथ फ्यूज है। अब सिंपल से स्ट्रक्चर सेम वैसे ही हो जाएगी जैसे कि पेनिसिलिन की थी। यहाँ पे देखोगे बीटा लैक्टम की रिंग जो कि फ्यूज है 6 मेंबर्ड डाईहाइड्रोथायजीन की रिंग के साथ में, और यहाँ पे हमारा वही एसाइल अमाइड ग्रुप, ये एसाइल और अमाइड ग्रुप जैसे कि पेनिसिलिन में था, अगर आप मैच करोगे ये जो पोर्शन है सेम वही है। ये देखो एसाइल अमीन और ये बीटा लैक्टम की रिंग, बाकी का बस यहाँ पे थोड़ा सा ही चेंजिंग हुई है। इतना आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सेफेलोस्पोरिन। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो नोमेनक्लेचर अपने यहाँ पे 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर सिस्टम, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने पेनिसिलिन का भी देखा था कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग जो करते हैं ना हम सल्फर से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। एंड यहाँ पे ना इसका नोमेनक्लेचर आप इजीली लिख सकते हैं कि ये जो पूरी जो रिंग है ना, दोनों की रिंग, इनको हमने ना एक ही नेम यहाँ पे दे दिया है जो कि सेफेम। सेफेम बस आप याद रखो सेफेम, और बाकी के जो यहाँ पे ग्रुप जुड़े हैं उनके अलग से नेम आपने ऐड करने होंगे। तो सेफेम और 4th कार्बन पे आपका ना इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग करने के अकॉर्डिंग 4th कार्बन पे आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे सेफेम 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके अकॉर्डिंग? केमिकल एब्स्ट्रैक्ट नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग। सेकेंड आपका यूएसपी नोमेनक्लेचर सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग जो होती है ना वो नाइट्रोजन से की जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको पूरे को हम क्या नेम दे रहे हैं? सेफेम। एंड अब जो आपका जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है, तो ये बन गया सेफेम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आपने इसका नामांकन या बोलते नोमेनक्लेचर करना है। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ सेफेलोस्पोरिन। स्टीरियो केमिस्ट्री हम किसको बोलते हैं? यानी कि जो अरेंजमेंट जो होता है स्पेस में एटम्स का, उसको हम स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं। और उसको कैसे निकालते हैं वो आपने पिछली वीडियो को देख सकते हैं, पेनिसिलिन वाली वीडियो में हमने अच्छे से समझा दिया था। तो यहाँ पर देखिए सिंपल बात करें तो आपने बताना होगा कि इस यानी कि सेफेलोस्पोरिन में कितने कायरल कार्बन होते हैं और उनका कन्फिगरेशन क्या होता है, अरेंजमेंट कैसे होता है स्पेस में। तो यहाँ पे 2 कायरल कार्बन हैं। कायरल कार्बन ऐसे कार्बन यानी कि जो चारों तरफ से अलग अलग एटम से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे 6ठा और 7वां कार्बन आपका कायरल कार्बन है। सिंपल लिखना है कि इन सेफेलोस्पोरिन 2 कायरल कार्बन, यानी कि कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 7, ये आपके 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके कन्फिगरेशन की बात करें तो जो आपका 6ठा कार्बन है उसका जो कन्फिगरेशन है वो भी राइट हैंड साइड होता है, और 7th कार्बन जो है उसका भी कन्फिगरेशन राइट हैंड साइड ही होता है। तो इसी वजह से इसको हम 6R बोले तो राइट हैंड साइड, 7R इस तरीके से हम लिखते हैं। अगर आपने समझना है कि कैसे इसको हम निकालते हैं, ये जो सारा कन्फिगरेशन कैसे निकाला जाता है, तो आप पेनिसिलिन वाली जो वीडियो है लास्ट में आप उसको देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए बात करते हैं सार ऑफ सेफेलोस्पोरिन। तो सार समझने के लिए आपको ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि एक आपकी डाईहाइड्रोथायजीन की रिंग है और सेकंड आपकी बीटा लैक्टम की रिंग है, जो कि दोनों फ्यूज हैं। तो सिंपल आपने इनकी नंबरिंग कर देनी है, जो कि हम सल्फर से स्टार्ट करेंगे यानी कि केमिकल एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो भी पॉइंट है ना यहाँ पे 8 पॉइंट है, तो 8 पॉइंट के पॉइंट आपने लिखने होंगे कि अगर हम इस पोजीशन पे चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और इस पोजीशन पे चेंज करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे ही सारे के सारे जो 8 पॉइंट है वो इसका सार कहे जाएंगे। तो सिंपल पहले हम बात करते हैं सल्फर के बारे में। तो फर्स्ट पोजीशन पे जो सल्फर जोड़ा पड़ा है, अगर आप उसकी जगह पे मिथाइल ग्रुप ऐड कर देते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी किसकी? मेडिसिन की, यानी कि सेफेलोस्पोरिन की। तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर सल्फर की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन जोड़ दें। यहाँ अगर आप ऑक्सीजन जोड़ना चाहते हैं तो फिर एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन या बोल तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये एक पॉइंट इस तरीके से लिखना है। अब सेकंड जो पोजीशन है आप देखोगे वहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से इसका नाम डाईहाइड्रो पड़ रहा है। अगर हम इस पर चेंज कर देंगे मतलब कि ये रिंग जो है पूरी यही खराब हो जाएगी, तो इस पर हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं करते हैं। सेकंड पोजीशन पे लिखा है नो सब्स्टिट्यूशन अलाउ। बात करते हैं थर्ड पे, तो यहाँ पे आपका रिमेनिंग ग्रुप R2 ग्रुप यहाँ पे जुड़ा पड़ा है, मतलब कि ये आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना ही है। तो आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और उससे पहले आपने ये बता देना कि जो डबल बॉन्ड है ना ये बहुत नेसेसरी होता है। अगर आप इसको हटा देंगे बोले तो अगर आप यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ही रखेंगे तो एक्टिविटी ना यहाँ पे कम हो जाएगी। तो थर्ड पोजीशन पे क्या चेंजेस कर रहे हैं, अगर आप तीसरे कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है अगर वो उसको आप हटा देते हैं तो एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी। एक पॉइंट ये हो गया। एंड बाकी यहाँ पे R2 की जगह आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हैं,
तो यहाँ पे लिखा है कि अगर आप R2 की जगह 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग, हेट्रोसाइक्लिक बोले तो जिसमें एक हेटेरो एटम प्रेजेंट हो और एक 5 मेंबर्ड रिंग हो, जिसकी फ्यूरान रिंग हो या थायजोल रिंग हो, ये सारी रिंग आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। ऐसे अगर आप R2 की जगह मिथाइल ग्रुप या क्लोरो ग्रुप ऐड करते हैं तो वो जो ड्रग है ओरली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेगी, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी आपके स्टोमक के एसिड में बढ़ जाएगी। थर्ड है कि अगर आप R2 की जगह ही एसिटॉक्सी मिथाइल ग्रुप ऐड करना चाहते हैं तो एक्टिविटी और यहाँ पे बढ़ जाएगी, जो कि एक बल्की ग्रुप होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। बाकी तीसरा जो है ना आपका COOH यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप, आप इसको नहीं हटा सकते, ना ही इसको रिप्लेस कर सकते, क्योंकि ये जो है ना बाइंडिंग के लिए जो इसकी रिसेप्टर साइट होती है वहाँ बाइंडिंग के लिए नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि एट 4th पोजीशन जो आपका ये कार्बोक्सिल ग्रुप है काफ़ी नेसेसरी है, आप इसको नहीं हटा सकते। आपका नेक्स्ट में 5th भी जो पोजीशन है, जो यहाँ पे आप देखोगे नाइट्रोजन है। अगर आप नाइट्रोजन में चेंज करोगे मतलब कि आपकी बीटा इलेक्ट्रॉन की रिंग ही गायब हो जाएगी, तो इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप छठे कार्बन पे चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं तो 7वें कार्बन पे, और जो कि R1 जो ग्रुप है वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो सिंपल पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि आप जो है 5वें पोजीशन पे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन है। छठे पोजीशन पे भी ना सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो आपका 7वां पोजीशन है, जहाँ पे आपका R1 यहाँ पे जोड़ा पड़ा है, आप यहाँ पे बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी फिनाइल रिंग यानी कि बेंजीन की रिंग ऐड कर सकते हैं, या कोई भी 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि R1 की जगह फिनाइल रिंग या फिर उसको रिप्लेस करके आप कोई भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग ऐड करोगे तो स्पेक्ट्रम इंक्रीज हो जाएगा। स्पेक्ट्रम बोले तो आपकी जो मतलब कि मेडिसिन है वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों टाइप के बैक्टीरिया को किल करने लगेगी। तो अभी जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, तो इसी पोजीशन पे कई सारी 5 मेंबर की रिंग अटैच होंगी, जैसे कि मतलब कि थायाजोल है और आपकी फ्यूरान वगैरह है, ऐसी रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। एंड यहाँ पे लिखा है कि एसाइलेशन ऑफ अमीन ग्रुप जनरली इंक्रीज पोटेंसी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यानी कि ये जो एसाइलेशन हुआ पड़ा है ना अमीन ग्रुप का, ये यहाँ पे होना ही चाहिए। अगर आप इसको हटा दोगे तो आपकी जो मेडिसिन है वो केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ही खिलाफ काम करेगी। तो अगर आपने दोनों का स्पेक्ट्रम बना के रखना है तो ये यहाँ पे होना चाहिए। एंड लास्ट में आपका ये 8वां पोजीशन, यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने चेंज किया मतलब कि आपकी बीटा लैक्टम की रिंग खराब हो जाएगी। तो लास्ट में लिखा है कि नो सब्स्टिट्यूशन अलाउ एट 8th पोजीशन। तो इस तरीके से सारे पॉइंट आपने लिखने हैं और ये आपका सार कहा जाएगा सेफेलोस्पोरिन का। अब इसके बाद देखिए आपने इसका मोड ऑफ एक्शन बता देना है। मोड ऑफ एक्शन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सेम ऐसा ही है जैसे कि पेनिसिलिन का है। आपने अगर लास्ट की वीडियो देखी है मतलब कि आपको सारे के सारे यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन याद हो जाएंगे। जैसे कि पेनिसिलिन का सेम है, सेफेलोस्पोरिन का सेम है और मोनोवैक्टम का भी सेम है, तीनों का एक ही है। जो कि कैसे काम करती हैं, ये जो है सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक के काम कर, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है बाहर की कवरिंग उसको ही नहीं बनने देती, और उसके बनने में ना एक एंजाइम का यानी कि ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का रोल होता है, और इस एंजाइम को ही ये जाकर के ब्लॉक कर देती हैं। जब ये ब्लॉक हो जाएगा मतलब कि सेल वॉल की सिंथेसिस रुक जाएगी और बैक्टीरिया जो है कंप्लीटली किल हो जाएगा। अगर आपने डिटेल में देखना है तो आप रेफरेंस के तौर पे पेनिसिलिन वाली वीडियो को देख सकते हैं। एंड इसके बाद देखिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। तो आप इनको क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं, तो वो अलग अलग जनरेशन में यहाँ पे क्लासीफाई की गई हैं। जैसे कि फ़ोन की जनरेशन आती है, जिसके आईफोन है उसका आईफोन 11, आईफोन 12, 13, 14 इस तरीके से रहता है। मतलब कि कोई भी आपका प्रोडक्ट है जब उसमें कोई कमी रह जाती है तो आप उसको अपडेट करके या अपग्रेड करके नेक्स्ट जनरेशन उसकी लॉन्च कर देते हैं, यानी कि वो ज़्यादा इफेक्टिव आप उसको बना देते हैं, ज़्यादा स्टेबल बना देते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे क्लासिफिकेशन है, जो कि अभी तक जो सेफेलोस्पोरिन है उसकी 5th जनरेशन चल रही है। तो बात करते हैं इसकी 1st जनरेशन है, 2nd जनरेशन, 3rd, 4th एंड 5th। तो सभी की ना अपने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करने होगी, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री है तो अपने बेसिक स्ट्रक्चर जरूर से ध्यान रखना है, जो कि बीटा लैक्टम की रिंग है और आपकी डाइहाइड्रोथायजीन की रिंग है। साथ में ये रिमेनिंग ग्रुप है, केवल यहीं दोनों जगह पे चेंजेस होंगे, बाकी का बाकी जो है कॉमन स्ट्रक्चर सभी में होने वाली है। क्लियर हो गया। बात करते हैं 1st जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। देखो सिंपल लिखा है कि 1st जनरेशन की जो सेफेलोस्पोरिन है वो मोस्टली किल करते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को ही, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल नहीं करती। तो इनका यूज़ आपको समझ आ गया, जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव हैं केवल ये उन्हीं को किल करेंगे। एग्जाम्पल केवल 2-3 याद रख लेना, अगर आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी तो केवल एक ही ड्रॉ करना। तो एग्जाम्पल इसकी सेफालेक्सिन है, सेफाड्रोक्सिल है, सेफराडीन है और सेफालोथिन है। तो यहाँ पे देखो सेफालेक्सिन जो है कुछ इस तरीके से मार्केट में मिलता है, सेफाडेक्स 500 के नेम से आता है, सेफालेक्सिन कैप्सूल जो कि 500 मिलीग्राम का।
स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर वही है, अगर आप बीच में देखोगे बेसिक स्ट्रक्चर सारी की सारी ये वही है, बस चेंजेस R2 और R1 पर है। तो R2 पे यहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएगा और यहाँ पे देखोगे एक आपकी 6 मेंबर्ड रिंग। मैंने बोला था ना अभी सार में कि इस कोने पर आर को रिप्लेस करके 6 मेंबर्ड रिंग जुड़ी होती हैं और ये जो आपकी बेंजीन है जो कि मिथाइल अमीन के साथ यहाँ पे जुड़ी पड़ी है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है सैफालेक्सिन की है। बाकी की मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, लेकिन आपने केवल एक ही ड्रॉ करनी होगी। इसकी कहाँ कहाँ पे चेंजेस हैं इसकी, दूसरे आपकी सैफाड्रोक्सिल। सैफाड्रोक्सिल में देखो सिंपल पहले बेंजीन था ना, बेंजीन के आगे यहाँ पे OH लगा दो, बाकी दोनों जगह सेम है। इसकी सिंपल यहाँ पे पहले OH नहीं था, अब यहाँ पे आपने OH लगा देना है तो आपका फिनॉल बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट में देखोगे सैफाड्रिन में, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही है सेम, लेकिन इधर जो है एक डबल बॉन्ड इसमें से हटा दिया है, यानी कि ये पूरी तरीके से आपकी मतलब कि सिंगल डबल बॉन्ड इसमें है नहीं। तो ये रिंग यहाँ पे जुड़ी होती है सैफाड्रिन में। बाकी जो आपका सैफालोथिन है उसमें आपकी 5 मेंबर्ड रिंग है, जिसको थायोफिन रिंग बोलते हैं। तो दूसरी तरफ आप देखोगे ये एक आपकी चैन है जो कि आपकी R2 पोजीशन पे यहाँ पे जुड़ी रहेगी। तो इनमें से कोई भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, सिंपल जो वाली थी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, आप केवल इसी को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में केवल एक ही बताते रहना। बात करते हैं सेकंड जनरेशन। देखो ये जो एंटीबायोटिक है अब ये अपग्रेड करके आई, या बोल तो इनका जब देखा गया कि फर्स्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक ग्राम नेगेटिव को किल नहीं करती तब इनको बनाया गया। तो ये जो एंटीबायोटिक है केवल और केवल ग्राम नेगेटिव को ही किल करती हैं। अब इनका काम ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट नहीं होता है, तो ये इनमें भी एक कमी रहेगी, इनको भी बाद में हम अपडेट करेंगे। तो इसका एग्जांपल है सैफाकिलोर और सैफुरोक्साइम और सैफोक्सेटिन। तो ये जो है सेकंड जनरेशन की जो कि केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही किल करती हैं। इसके अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें और एग्जांपल की बात करें तो इसकी सैफाकिलोर मैंने यहाँ पे दिखा रखा है। सैफाकिलोर जो कि सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट है 375 mg में, उसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से सेम ऐसी ही है जिसकी सैफालेक्सिन की है, बस डिफरेंस ये है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे आपको क्लोरो ग्रुप है। तो ये जो है मिथाइल और क्लोरो ग्रुप में डिफरेंस है, बाकी का बाकी सेम स्ट्रक्चर है। एंड अगर आप और दूसरे का देखोगे जिसके आपका सैफुरोक्साइम है और सैफोक्सेटिन है, तो यहाँ पे आपकी जो है ये फ्यूरान की रिंग है, फ्यूरान की रिंग, और यहाँ पे आपकी जो है कौन सी थायाजोल की रिंग है। तो इस तरीके सॉरी थायोफिन की रिंग है। तो इस तरीके से यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग जोड़ी, जिसकी मैंने वो सार में आपको बोला था कि इस पोजीशन पे आपकी यहाँ पे 5 मेंबर्ड की रिंग जुड़ती रहेंगी और यहाँ पे Cl या मिथाइल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। दूसरी तरफ देखोगे यहाँ पे आपकी इधर लंबी चैन जुड़ी पड़ी है, आप इसको यहाँ पे इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो सिंपल आप एक ही को ड्रॉ करना, क्योंकि ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान भी नहीं रहने वाली। बात करते हैं नेक्स्ट में आपकी थर्ड जनरेशन। तो ये जो एंटीबायोटिक ज़्यादातर यूज़ होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही टाइप के बैक्टीरिया को किल करती हैं। आपको समझ आ गया कि क्या चीज़ इसमें फ़ायदेमंद आ गई। तो ये इसका एग्जाम्पल इसके सैफ्ट्राइएक्सोन जो कि मोस्टली यूज़ होता है, मोनोसेफ के नेम से आता है इंजेक्शन, सेफ्टिजॉक्सिम है और सेफेटॉक्सिम है और सेफेक्साइम है। तो ये सारी मेडिसिन मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती हैं आजकल के टाइम पे। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो ये इंजेक्शन आपने देखा होगा मोनोसेफ का, तो ये इसको हम सेफ्ट्राइएक्सोन बोलते हैं। यहाँ पे सोल्ड देखोगे सेफ्ट्राइएक्सोन, ये इसका ब्रांड नेम होता है मोनोसेफ। तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर वही है, बीच में आप देखोगे बस चेंजेस कहाँ पे हैं, यहाँ पे R1 और R2। R1 की जगह अगर आप यहाँ पे देखोगे ये थायाजोल की रिंग है, ये 5 मेंबर जो रिंग है थाया बोले तो सल्फर और एजा बोले तो यानी कि नाइट्रोजन। ये जो है थायाजोल की रिंग है जो कि अमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच हुआ पड़ा है इस तरीके। और इधर आप देखोगे R2 की जगह थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग है। आप इसको यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर इसकी जगह आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। जिसकी आगे आप एग्जाम्पल देखोगे सेफ्टाइजॉक्साइम है, यहाँ पे केवल R2 की जगह हाइड्रोजन होता है, बाकी वही थायाजोल की रिंग है और आपका ये अलग ग्रुप है। ऐसा ही सैफोटैक्साइम में देखोगे यहाँ पे थायाजोल की ही रिंग है और यहाँ पे एक लंबी चैन है। सैफेक्साइम में देखोगे यहाँ पे आपकी थायाजोल की ही रिंग है और यहाँ पे आपका ये आपका रिंग है और सॉरी एक मतलब कि ब्रांच है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये सिंपल इस तरीके से यहाँ पे चेंजेस होंगे। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। तो जो आपकी थर्ड जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है ना, ये उनसे और ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। ये भी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों को ही किल करती हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि दीज एंटीबायोटिक रैपिडली पेनिट्रेट सेल वॉल। ये सेल वॉल जो होती है ना बैक्टीरिया की, जहाँ पे काम करने वाली है, ये उसको जल्दी से पेनिट्रेट कर जाती है, उसके क्रॉस जल्दी से निकल जाती है। मतलब कि ये एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसके सैफेपाइम है और सैफपिरोन है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें, जिसकी इमेज में आप देखोगे सैफेपाइम जो है इमीपाइम के नेम से आता है, सैफेपाइम इंजेक्शन है ये आपका। और आप देखोगे यहाँ पे जो है वही थायाजोल की रिंग है, ये सेम वही दोनों रिंग है जो कि कॉमन है। और इधर आप देखोगे ये 5 मेंबर की एक और रिंग यहाँ पे अटैच है।
तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एंड इसका सेफीप्रोम में बात करें तो ये सेम रिंग यही वाली है, बाकी यहाँ पे चेंजेस हुआ है। जो पहले केवल 5 मेंबर की रिंग थी, अब 6 मेंबर और 5 मेंबर की रिंग दोनों यहाँ पे कंबाइन है। तो ये जो है आपकी 4 जनरेशन की होगी सारी मेडिसिन। बात करते हैं 5th जनरेशन की जो मेडिसिन होती हैं सेफेलोस्पोरिन की। तो लिखा है कि दीज एंटीबायोटिक आर स्पेशली डेवलप्ड टू टारगेट रेजिस्टेंस डेवलप्ड ऑर्गेन्स। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन का यूज़ लगातार कर रहे होते हैं, बहुत सालों से कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी में ना उसके खिलाफ ना रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, या बोले तो जो बैक्टीरिया होता है वो किल नहीं हो पाता है मेडिसिन से भी। तो ऐसे ही पेशेंट के लिए ये जो मेडिसिन है वो डिज़ाइन या डेवलप की गई हैं, जिसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है, ये उनमें भी काम करती हैं। एग्जाम्पल इसकी सेफ्टारोलिन है और सेफ्टाविरोल है, जिसकी सेफ्टारोलिन इस तरीके से ये आपको मार्केट में मिल जाती है। एंड इसका देखिए बात करते हैं केमिकल डिग्रेडेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। तो यहाँ पे देखो सिलेबस में दे रखा है कि अपने केमिकल डिग्रेडेशन भी पढ़ना होगा। जो भी मेडिसिन यहाँ पे दे रखी है कि वो केमिकली कैसे खराब हो जाती हैं। तो सेफेलोस्पोरिन सपोज आपने बनाई और पेशेंट के पास पहुँचने से पहले ही वो किसी एंजाइम की वजह से, या बोले तो किसी एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से, या किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से वो ख़राब हो गई, तो वही ना केमिकल डिग्रेडेशन कहा जाता है। जैसे कि सर आपने जो पेनिसिलिन का पढ़ा था वही आपने यहाँ पे बताना है। कई बार ना अलग से भी लॉन्ग में क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि डिग्रेडेशन 3 तरीक़ों से किया जा सकता है। एक है बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के द्वारा, दूसरा है एक एसाइलेज एंजाइम होता है जिसको हम अमाइडेज एंजाइम कहते हैं, उसके द्वारा भी हो जाता है। और कई बार ये एसिडिक मीडियम या इन्वायरमेंट में आप मेडिसिन को ज़्यादा रख देते हैं तब भी वो ख़राब हो जाती है। पहले हम बात करते हैं बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। देखो ये जो एंजाइम है, मैंने पेनिसिलिन के केस में बताया था, ये प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा ही। मतलब बैक्टीरिया ना एंटीबायोटिक से खुद का बचाव करना चाहता है, तो ये बैक्टीरिया के द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एंटीबायोटिक को डिग्रेड कर देता है। कैसे डिग्रेड कर देता है? ये सिंपली जो बीटा लैक्टम की रिंग है ना, जो कि मेन रिंग होती है, ये वाली मेन रिंग, ये उसको ना बीच में से ओपन कर देता है। जब जैसे ही बीटा लैक्टम की रिंग खराब होगी, मतलब कि एंटीबैक्टीरियल की एक्टिविटी खत्म। तो सिंपल ये कैसे काम करता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये आपकी सेफेलोस्पोरिन है, जो कि नॉर्मल जनरल स्ट्रक्चर है। बीटा लैक्टेमेज एंजाइम यहाँ से बीच में से इसको ओपन कर देता है और ये यहाँ पे ये एसिड बना देता है। क्या एसिड बना? सेफेलोस्पोरिक एसिड, जो कि इनएक्टिव होता है, कोई भी असर नहीं दिखाता बॉडी में। तो ये है आपका बीटा लैक्टेमेज एंजाइम के द्वारा डिग्रेडेशन। एंड सेकंड जो तरीका देखिए वो है डिग्रेडेशन बाई अमाइडेज एंजाइम। अमाइडेज जो एंजाइम है वो हाइड्रोलाइज करता है अमाइड बॉन्ड को। अब यहाँ पे अमाइड बॉन्ड कहाँ पर है, ये देखोगे, ये जो है अमाइड ग्रुप है। तो ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना, ये अमाइड बॉन्ड, तो ये जो ग्रुप है, इसी ग्रुप को पूरे को ये एंजाइम हटा देगा। इसकी सिंपल सेफेलोस्पोरिन की स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये जो पूरा ग्रुप है वो गायब हो गया। अब यहाँ पे अमीन ग्रुप यहाँ पे कुछ रह गया है। तो सिंपल हो गई, ये कन्वर्ट कर देता है 7-ACA में। 7-ACA बोले तो 7 अमीनो सेफेलोस्पोरेनिक एसिड, ये यहाँ पे बन चुका है, जो कि आपको कोई भी काम नहीं करता है आपकी बॉडी में। ठीक है। अब देखिए लास्ट में है डिग्रेडेशन इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कैसे डिग्रेड हो जाता है, तो यहाँ पे लिखा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड सेफेलोस्पोरिन जो है आपका डिसेसिटाइल सेफेलोस्पोरिन और एक इनएक्टिव लैक्टोन देता है। यानी कि ये आपका सेफेलोस्पोरिन है। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम में रखोगे तो जनरली यहाँ पे ना ये OH ग्रुप आके जुड़ जाता है, CH2OH हो जाता है। बाकी यहाँ पे नॉर्मली हमने CH2 जोड़ रखा था एक एज ए रिप्लेसमेंट, एक एटम के रूप में या मोलिक्यूल के रूप में, ग्रुप के रूप में। तो यहाँ पे OH जुड़ जाने से ये आपका डेसा एसिटाइल सेफेलोस्पोरिन बन जाता है, जो कि इनएक्टिव होता है, जो कि फर्दर एसिड में ही लैक्टोनाइज हो जाता है, उसको लैक्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, ये जो पूरी की पूरी जो रिंग है, यहाँ पे एक बन जाती है 5 मेंबर्ड रिंग, जो कि आपकी लैक्टोन की रिंग है, जो कि इनएक्टिव होती है। तो इस तरीके से ये जो है डिग्रेड हो जाता है आपका सेफेलोस्पोरिन। अब देखिए बात करते हैं यूज़ ऑफ सेफेलोस्पोरिन। तो इसका जो यूज़ है, आप एज ए मतलब कि अल्टरनेटिव कर सकते हैं। इसकी पेनिसिलिन जहाँ भी काम नहीं कर रही, वहाँ पे आप सेफेलोस्पोरिन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो फर्स्ट जनरेशन की सेफेलोस्पोरिन है ना, वो पेनिसिलिन जी का एक अल्टरनेटिव होती है। आप उनकी जगह इनका भी यूज़ कर सकते हैं। सेफेलोस्पोरिन के यूज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होंगे पेनिसिलिन की, जैसे कि ये भी रेस्पिरेटरी कंडीशन जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनोसाइटिस, उनको ठीक करती हैं। ये स्किन इन्फेक्शन, जैसे कि स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है, ये उनको भी ठीक करती हैं। तो स्किन इन्फेक्शन आप देख सकते हैं। बाकी जो सेफ्ट्रियाक्सोन और सेफेक्साइम जो इंजेक्शन होते हैं, वो टाइफाइड जो फीवर हो जाता है तो उसको भी ठीक करते हैं। गोनोरिया की जो डिसीज है, जो एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है, यानी कि ये वाली, इसको ठीक कर देती हैं। UTI जो इन्फेक्शन हो जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, ये उनको भी ठीक करती हैं। बोन इन्फेक्शन जो हो जाता है, उनको ये ठीक करते हैं। मेनिंजाइटिस, जो आपका जो ब्रेन में जो कवरिंग हो, ब्रेन की जो कवरिंग होती है, उसके लेयर में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है,
तो उसको भी ठीक करती हैं। तो ये हो गया इसके यूज़। एंड लास्ट में हम बात करते हैं ADR, यानी कि कौन कौन सी दिक्कतें इसको हो सकती हैं इसको लेने के बाद। एलर्जी यहाँ पे देखी जा सकती है, मतलब खुजली वगैरह हो सकती है, और डायरिया, नोज़िया, वॉमिटिंग। डायरिया हो सकता है, नोज़िया, वॉमिटिंग वगैरह तो नॉर्मल होता ही है। बाकी जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाओगे कई बार वहाँ पे ना उस साइड पे इन्फ्लामेशन देखी जा सकती है। कई बार आपने बच्चों के देखा होगा या आपके कभी हुआ हो कि जहाँ पे इंजेक्शन लगाए वो बहुत देर तक या कई दिनों तक वो सूजा रहता है या लाल लाल हो जाता है। एंड साथ के साथ ब्लीडिंग भी कई बार हो सकती है, थोड़ा भी कट लग जाए तो कई बार ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि किडनी कई बार डैमेज हो जाती है, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यानी कि नेफ्रॉन में डैमेज हो जाना। एंड न्यूट्रोपेनिया, यानी कि आपके जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, न्यूट्रोफाइल्स होते हैं, WBC जो एक टाइप की होती है वो कम हो जाती है। तो ये हो गया इसके ADR। तो यहाँ पे अच्छे से ना हमने सेफलोस्पोरिन जो सारे कुछ सिलेबस में दे रखा है उसको हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर और मोनोवैक्टम को कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट में मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।